गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर सॉल्व्ड, मतलब कि सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रीवियस पेपर है हमारा सीटेट का उसको सॉल्व करेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में इस तरीके के पेपर, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके स्पेशल जो 14 दिसंबर अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास के प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे सीटेट के। ओके, ये हमारा प्राथमिक शिक्षक के लिए वीडियो है और ये वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पोर्टेंट लाइक मतलब इम्पोर्टेंट मतलब प्रीवियस में जो भी आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, मीन्स जिस तरीके के प्रश्न आए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो आप उनसे रिलेटेड ही तैयारी करोगे। इस बार आपकी थ्योरी नहीं है, नोट्स नहीं है, आपके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सीटेट का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक है, एक खेल क्रिया हुई जिसके दौरान जो रोहन है वो रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, किसको कहा उन्होंने? रोहन को। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये मोस्टली जितने भी शिक्षक एग्ज़ाम में हैं इस तरीके का क्वेश्चन आता ही है 100%। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि लड़का नॉर्मल, ये लड़का रो सकता है, लेकिन उनके पिता ने कहा कि लड़के रोते नहीं हैं लड़कियों की तरह, उन्होंने ये पॉइंट रख दिया। तो इसमें आपका देखो पॉइंट्स देखते हैं हम, इसमें कौन सा आंसर आएगा। फर्स्ट में आपका दिया हुआ है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। सेकंड आता है आपका लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती देता है। चुनौती से मतलब होता है यहाँ पे रूढ़िवादिता जो हमारी बरसों से चली आ रही है कि ये कि लड़कियां जो हैं वो घर का काम करती हैं, जेंट्स बाहर का करते हैं, या लड़के रोते नहीं हैं, या समथिंग इस तरीके का। थर्ड आता है आपके लैंगिक भेदभाव को कम करता है। और फोर्थ है आपका लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या है? इसमें आपको इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं, जो ये आंसर हैं, ये जो विकल्प दिए हुए हैं इस तरीके के देते हैं कि सारे सेम लगते हैं, लेकिन हमें इनमें से बेस्ट आंसर ढूंढना है कि बेस्ट आंसर हमारा क्या है। तो इसमें आपका जो है रूढ़िवादिता को चुनौती देना, ये तो ये कि जो पहले से तुम्हारी प्रथा चली आ रही है आप उसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड था भेदभाव को कम करना। अब भेदभाव कम कहाँ हुआ, इसमें तो भेदभाव बढ़ा है ना। और फोर्थ आपका समानता को बढ़ावा देना। इसमें बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं? बढ़ावा देते तो ये बोलते कि हाँ भाई लड़का भी रो सकता है जैसे लड़कियाँ रोती हैं, लड़कियाँ भी रो सकती हैं जैसे लड़का रोता है, तो बढ़ावा थोड़ी ना दे रहे हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, जो इसका आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा आपका फर्स्ट, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में, हमारा ऑप्शन आता है फर्स्ट, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सेकंड, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। थर्ड, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। फोर्थ, विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो आपका इसमें प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि जिसमें बच्चे को केंद्र माना जाए। ठीक है, अब फर्स्ट आया इसमें अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल फिक्स, तो फिक्स तो हमारा करिकुलम जो है हमारा वो होना ही नहीं चाहिए। हमारा कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नहीं आया आपका। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, अब इसमें है सेकंड, विद्यार्थी को प्रतिस्पर्धा पे बल देना है, मतलब कंपटीशन अमोंग स्टूडेंट। हमें क्या करना है? हमें कंपटीशन पे बढ़ावा थोड़ा ना देना, हमें एक दूसरे को सर थोड़ी ना फोड़ना है इसके अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। थर्ड आता है हमारा, थर्ड नहीं फोर्थ आता है हमारे, विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। हमें अंक के आधार पर नामांकित नहीं करना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए।
थर्ड इसका ऑप्शन इसलिए क्योंकि इसमें ज्ञान की संरचना में प्रचुर मौके देने चाहिए। तो मौके किसको दे रहे हैं? बच्चे को दे रहे हैं ना। इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही होगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो इसमें हमारा देखो, इसमें क्या आंसर होगा हमारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें गतिविधि होती है, कोई भी गतिविधि होती है जिसमें टीचर क्या करती है, जैसे छात्र कोई संघर्ष कर रहा है तो टीचर क्या होती है, उसको देखती है। टीचर उनको देख के कुछ संकेत करती है, लाइक जैसे क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न करती है कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। अब फर्स्ट है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करना, मतलब डीमोटिवेट। तो डीमोटिवेट तो बच्चों को हम करते ही नहीं है, करते थोड़ी ना है, तो ये इनकरेक्ट आंसर हुआ, ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, सेकंड है हमारा, तो आपका इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट आंसर है इसके। क्यों अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, मतलब कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको थोड़ा हिंट देना, उस प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए उसको हिंट देना कि हाँ भाई इस तरीके से हो सकता है, तो बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर, बच्चे समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो समाजीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका टीचिंग एग्जाम में आता ही आता है। DSSS KVS कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CTET UP TET सुपर टेट कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो समाजीकरण से रिलेटेड, सोशलाइजेशन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है वो प्रथम कारक है। ठीक है, सेकंड है हमारा, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और सामाजिक द्वितीय कारक है। अब हमारा इसमें थर्ड पॉइंट आता है, चलो यहाँ से समझो आप, इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट देखो आप, इसमें क्या हमारा जो हमारे क्या होता है, प्राइमरी के अंदर क्या आता है हमारा, प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी के, प्राइमरी के अंदर आता है हमारा सबसे पहले फैमिली। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर आता है हमारा समाज, स्कूल। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय एक द्वितीय कारक है, करेक्ट है, सेकेंडरी, और परिवार जो है एक प्राथमिक कारक है, करेक्ट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब सेकंड में देखो, सेकंड में दे रखा है विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, लेकिन विद्यालय तो सेकंड है ना, तो ये विद्यालय जो है ये प्राइमरी थोड़ी ना हुआ, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। थर्ड वाले में देखो, समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, नो। प्राथमिक कारक क्या है आपका, प्राथमिक कारक तो आपका ये है ना, अच्छा, समकक्षी समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, लेकिन परिवार जो है वो आपका द्वितीय कारक है। लेकिन जो हमारी फैमिली है वो किस में आ रही है, फैमिली तो हमारी प्राइमरी में आ रही है ना, द्वितीय में थोड़ी ना आ रही, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ आपका। इसी तरीके से आपका क्या है, थर्ड, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है, नो। फैमिली जो है वो आपका क्या है, फैमिली जो है वो आपका प्राइमरी है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर इज आपका ये हुआ कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, स्कूल जो है वो आपका सेकेंडरी है। ठीक है, और जो आपका परिवार है, फैमिली जो है आपकी, वो क्या है, आपकी प्राइमरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका फर्स्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन में आता है हमारा, तो हमारा इसमें 5 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन में आता है हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। सबसे पहले तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हमारा किसने दिया, तो वो हमारा हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था, जो एक अमेरिकी थे। ओके, तो हमारे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट है हमारे इसके अंदर पॉइंट, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण द्वारा नापी जाती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नो। ये आईक्यू जो है, ये आईक्यू की तो ये बात करते ही नहीं है, जो कौन है, गार्डनर जो है, ये आईक्यू की बात नहीं करते।
तो ये हमारा किसकी बात नहीं करते, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात नहीं करते, आईक्यू की बात ये नहीं करते। ओके, आईक्यू का आपको पता है कि किसने दिया है, तो ये स्टर्न ने दिया है आपका। ठीक है, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेंडेंट जो है आपका, बुद्धि लब्धि जो है, ये किसने दिया है आपका, स्टर्न ने दिया है। और जो इसका फॉर्मूला दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है टर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आता है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो सेकंड है इनका, एक आयाम बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। नो, गार्डनर ऐसा नहीं कहते। एक आयाम जो बुद्धिमत्ता है वो सभी आयाम बुद्धिमत्ता को निर्धारित नहीं करती। अब मान लो मैं या कोई भी बच्चा है वो इंग्लिश में इंटेलिजेंट है, इंग्लिश में उसकी बुद्धिमत्ता जो है वो अच्छी है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसकी एसएसटी में भी अच्छी होगी। तो ये अन्य सभी बुद्धिमत्ता पर निर्धारित नहीं करता। ओके, उसके बाद हमारा 4 पॉइंट आता है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। 6 क्वेश्चन आता है हमारा, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। तो सबसे पहले लॉरेंस कॉलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किसके बारे में बताता है, तो वो बताता है नैतिकता के बारे में। ठीक है, नैतिकता के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये उनके बारे में बताता है, सच और झूठ के बारे में, कि बताता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अब जैसे गलत है, झूठ बोलना गलत है, ठीक है, किसी को मारना गलत है, तो ये क्या है, ये नैतिकता के अंतर्गत आता है। ओके, अब जो कॉलबर्ग हैं ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए, या किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के चरण दर्शाता है। स्वीकृत से यहाँ मतलब है कि जैसे मैं हूँ कि मतलब मैं पढ़ाई करूँ ताकि मेरी मम्मी हैप्पी हो जाएंगी या मेरे पापा खुश हो जाएंगे, कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पढूँ, तो उस चीज़ को वो स्वीकृत कर रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ करें। या बच्चा बोले कि मम्मा मैं तुम्हारे लिए पास हुआ हूँ या तुम्हारी लिए ही मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ये होता है कि किसी कार्य को इसलिए करना कि वो दूसरे उसको क्या करें, स्वीकार करें, स्वीकृत करें। तो ये आपका स्टेज मॉरलिटी, तो ये कौन सी स्टेज के अंदर आता है, नैतिक विकास की कौन सी स्टेज के अंतर्गत ये आता है। तो इसके आपके पॉइंट हैं, फर्स्ट है प्रथापूर्व प्रथागत, थर्ड है उत्तर प्रथागत, और फोर्थ है आपका अमूर्त सक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रथागत। प्रथागत का मतलब होता है यहाँ, कन्वेंशनल का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि जो रूढ़िवादी था, पहले से चली आ रही है, उसको हम स्वीकार कर लें, प्रथागत का मतलब यही है। ठीक है, तो नैतिक विकास की कौन सी स्टेज के अंतर्गत आता है, कन्वेंशनल मतलब प्रथागत के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है हमारा, ले वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के लिए महत्व जोर देता है। तो हमारा क्या है, हमारा है सामाजिक संस्कृति प्रशिक्षण। तो हमारे इसमें पॉइंट है 1 सांस्कृतिक उपकरण, सेकंड है गुणारोपण, थर्ड है आपका अभिप्रेरणा, और फोर्थ है संतुलीकरण। तो जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, या ये किसकी बात करते हैं, ये सामाजिक संस्कृति मतलब सोशल कल्चर की ये बात करते हैं। इनमें आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, SCL मतलब S मतलब सोशल, C मतलब कल्चर, और L मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा। 3 चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी ये पॉइंट आए वहीं आप टिक लगा दो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कल्चर टूल्स, की वाइगोत्स्की जो हैं वो आपके सामाजिक सोशल कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर टूल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन के बाद 8 क्वेश्चन आता है हमारा, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक उपकरण, सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, थर्ड है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, फोर्थ है स्कीमा। तो इस करेक्ट आंसर इज स्कीमा। क्यों, क्योंकि आपका जैसे मस्तिष्क है, जो जीन पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हैं। संज्ञानात्मक, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपका मस्तिष्क है, इसमें बहुत सारे तुम्हारे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारी बातें चल रही होती है, टेंशन होती हैं कि हाँ भाई ये इस चीज़ की पेपर आने वाला है या हमें ये काम करना है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका स्कीमा के अंतर्गत आता है। ओके, 9 क्वेश्चन है आपका, 9 क्वेश्चन में आता है, तो ये क्वेश्चन आपका जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व, ठीक है, पूर्व अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। तो
प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो इसमें आता है आपका विचार, सोच व केंद्रीकरण। ठीक है, ये आता है सेंट्रलाइजेशन इन थॉट के अंदर, आपका यही आता है पूर्व सकारात्मक अवस्था के अंतर्गत। तो आपका विचार एवं सोच केंद्रीकरण से आपका तात्पर्य यही है, सेंट्रलाइजेशन से आपका मतलब यही है कि बच्चा एक चीज़ के बारे में ही फोकस करता है कि हाँ भाई चाकू है तो चाकू क्या है, चाकू से हम सब्जी ही काटते हैं, या टीवी है, टीवी हम सिर्फ रिमोट से ही चला सकते हैं। तो इसमें क्या है, सोच में केंद्रीकरण होता है। पेन है तो इसकी जो निब है ये ब्लैक कलर की और पेन जो है रेड कलर का है, मीन्स उसका जो ऊपर का कवर है, तो एक चीज़ पे फोकस जाएगा, या तो कवर पे जाएगा या नीचे निब पे जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। 10 क्वेश्चन में आता है हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट, विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के समान होती है। विकास की जो दर है सभी संस्कृति में सभी के समान होती है। नो, नहीं होती। सेकेंड है आपका, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही है। नो, विकास तो आपका कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूर नहीं है कि वो विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। थर्ड, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। नो, विकास आपकी सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बाल्यावस्था में ही होता है। नेक्स्ट है आपका, विकास बहुआयामी होता है। येस, दिस इज़ करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट इज़ मल्टीपल डायमेंशनल, मतलब विकास जो है वो बहुआयामी होता है। ओके, तो इसका क्या होता है, इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुआयाम, जैसे शारीरिक विकास होना, तुम्हारा मानसिक विकास होना, फिजिकल विकास, ये सारे के सारे क्या अलग अलग तरीके तो होते हैं। तो विकास जो है वो बहुआयामी होता है। तुम्हारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तुम्हारा मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें आंसर आएगा आपका बहुआयामी होता है क्या, विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन में है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, तो आपका ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं। 11 क्वेश्चन में आता है हमारा, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास किस क्रम में होता है। तो ठीक है कि इसमें जन्म से लेके बच्चे के पैदा होने से लेके किशोरावस्था जो आपके 18 साल तक होती है, 12 से 18 साल की होती है आपकी किशोरावस्था, तो उसके बारे में बच्चे से मतलब पूछा गया है इसमें कि बच्चे का विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है इसका, फर्स्ट इज सांवेदिक, सेकंड है मूर्त और थर्ड है अमूर्त। सांवेदिक मतलब सेंसरी का मतलब होता है बच्चा जब किसी चीज़ को फील करता है, टच करता है, कोई चीज़ गर्म लग रही है तो उस पर हैंड लगा के एकदम से हटाता है, तो ये आता है आपका सांवेदिक के अंदर, सेंसरी के अंदर। उसके बाद आता है मूर्त का मतलब होता है कोई भी चीज़ दिखा के बच्चे को सिखाना। मूर्त प्रत्यक्ष रूप से उसको उस चीज़ से दिखाना या उसको बताना, तो ये होता है मूर्त। अमूर्त होता है आपका, अमूर्त में क्या होता है कि कोई भी बच्चा है उसको हम किसी चीज़ के लिए सोचने के लिए बोल दें तो वो सिर्फ अपने दिमाग से ही सोच लेगा उस चीज़ को, वो ऐसा नहीं है कि उसको प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ दिखाओ। मूर्त में क्या होता है, आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाते हैं बच्चे को कोई भी चीज़, तब उसके बारे में सिखाते हैं। लेकिन अमूर्त होता है आपका किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए, इमेज करने के लिए उसको बोल दो तो वो माइंड में ही वो चीज़ इमेज बना लेता है या सोच लेता है। तो इसका दिस इज़ करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट, कि सबसे पहले बच्चा सेंसरी किसी भी चीज़ को फील करता है, टच करता है, ठंडा गर्म कैसा है उस चीज़ को अनुभव करता है। सेकंड है कंक्रीट में होता है आपका मूर्त, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त में होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से, कि मतलब उसको दिखाना नहीं है, सिर्फ उसको फील कराना, हाँ चिंतन कराना उसको। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड में अमूर्त, ऐसा थोड़ा है कि बच्चों को स्टार्टिंग में ही, छोटा बच्चा है, जन्म का बच्चा है, उसको सोचने के लिए बोल दो, सोचने के लिए थोड़ा ना बोलेंगे उसको। थर्ड में है मूर्त। फर्स्टली मूर्त थोड़ा होता है प्रत्यक्ष रूप से दिखा के थोड़ा सिखाएंगे। शुरू में क्या होता है, बच्चा फील करता है खुद ही, टच करके महसूस करता है उस चीज़ को, ऐसी ये अमूर्त, तो उसको सोचने के लिए थोड़ा बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 12। तो 12 में क्या होता है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जा सकता है। तो फर्स्ट इज अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं।
सेकेंड है आपका अध्यापक पक्ष पर असफलता। थर्ड है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। और फोर्थ है आपका अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो आपका सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार देखते हैं आप प्रगतिशील कक्षा में। मीन्स कि जो बच्चा है वो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का इंटरेस्ट एक ही चीज़ में हो। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग तरीके से उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से वो सारी चीज़ें करता है। ड्रेसिंग सेंस, उनका बोलने का तरीका, उनका हर चीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फर्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा लाता है। नो, बाधा नहीं लाता। अध्यापक पक्ष पर असफलता है, नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है, ऐसा भी नहीं है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड कैसे है, इसमें ऐसे थोड़ी ना कि सभी बच्चों को एक सब्जेक्ट दे दिया कि हाँ, मतलब कुछ भी चीज़ टॉपिक दे दिया कि सारे बच्चे, जो बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो इधर इधर आ जाओ, जो बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो इधर इधर आ जाओ, एक तरफ आ जाओ, इस तरीके से थोड़ा ना करते। तो मापदंड नहीं करते। फोर्थ है हमारा अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, मतलब कि इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मीन्स इसमें होता है आपका, इसके अंतर्गत आपका आएगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ क्या है कम समझते हैं किसी चीज़ को, कुछ जल्दी से समझ जाते हैं, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। तो हमें पहले से ही प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमें पहले से ही अध्यापन को क्या करनी है, अधिगम प्रक्रिया की परियोजना पहले से ही इस तरीके से बनानी चाहिए कि सभी बच्चे उस चीज़ को बैठ के सीख सकें। किसी का इंटरेस्ट हो या ना हो, प्लानिंग ऐसी करो कि बच्चा, हर तरीके का बच्चा उस चीज़ को सीख सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4। ठीक है, 13 क्वेश्चन है आपका। थर्टीन क्वेश्चन आता है, एक समावेशी कक्षा डैश पर जोर देती है। ठीक है, सबसे पहले तो समावेशी कक्षा आपकी होती क्या है। समावेशी कक्षा आपकी वो होती है जिसमें हर तरीके का बच्चा इंक्लूड होता है। जल्दी से सीखने वाला, लेट से सीखने वाला, थोड़ा जिसको सुनाई कम देता है, या फिर जिसको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो समावेशी कक्षा के अंदर हर तरीके का बच्चा होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, प्रदर्शन अभिमुखी लक्षणों, परफॉर्मेंस ओरिएंटल गोल। नो, परफॉर्मेंस पे नहीं होना चाहिए, कि जोर जो है वो परफॉर्मेंस पे नहीं होना चाहिए, जबकि आपका लर्निंग पर होना चाहिए। ओके, सेकंड है आपका समरूपी निर्देशों या अविविधो अनडिफरेंटेबल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उस पर भी नहीं होना चाहिए। थर्ड आपका सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, ऐसा नहीं है आपका। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक पहचान के आधार पर, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो गरीब फैमिली से आ रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अमीर फैमिली से आ रहे हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों को मतलब क्लास में पढ़ाना या उनको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, नो, ये भी इस पर नहीं देता जोर। 4 है आपका हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना। दिस इज़ राइट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर है आपका, कि हर बच्चे को अवसर प्रदान करना अधिगम करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 13, कि हर बच्चे को अवसर देना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। ये ही होता है एक समावेशी कक्षा में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। क्वेश्चन आता है आपका, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर मंदित छात्र, सेकंड है विकलांग छात्र, थर्ड है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता, और फोर्थ है छात्र जिसका अशक्त शरीर। तो हम इसमें क्या मंदित छात्र शब्दावली का प्रयोग थोड़ा ना करेंगे। विकलांग छात्र, क्लास के अंदर कोई विकलांग है, किसी को प्रॉब्लम है, तो हम ये थोड़ा कहेंगे विकलांग छात्र इधर आओ। नो, कौन सी शब्दावली का प्रयोग करना है हमें। छात्र जिसका अशक्त शरीर हो, जो बिल्कुल शरीर से बिल्कुल बेकार हो, तो हम ऐसे थोड़ा कहेंगे अशक्त शरीर वाले स्टूडेंट इधर आओ या ये करो। नो, हम कौन सी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांग है, हमारा स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3rd। ठीक,
आपका 15 क्वेश्चन आता है, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। कि कोई छात्र है, उसकी अधिगम कठिनाई से जूझते हुए, मतलब कोई वो सीखने की कोई प्रक्रिया कर रहा है, सीख रहा है किसी चीज़ को, तो वो किसी कठिनाई से क्या है, जूझ रहा है, तो उसकी ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, नहीं करने की बात हो रही है। तो फर्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, यस, जो अध्यापक होते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। सेकंड, शिक्षा शास्त्रीय उपांगों का इस्तेमाल, यस, करते हैं। फोर्थ, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना, नहीं। थर्ड, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तो यस, एजुकेशन प्लानिंग जो है वो करते हैं, एजुकेशन जो प्लानिंग है, जो योजना है वो बनाई जाती है। फोर है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि अध्यापक को ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज राइट इंस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का करना चाहिए, कि जो लचीलापन हो, ठीक है, जटिल संरचना का प्रयोग ना करके फ्लेक्सिबल लचीलेपन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि नहीं की बात पूछ रहा है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण है, मतलब क्रिएटिविटी का जो आइडेंटिफाई है, पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है आपका? क्रिएटिविटी का मतलब होता है आपका, सृजनात्मक का मतलब होता है कोई बच्चा हट के सोच रहा है, कुछ अलग सोच रहा है, डिफरेंट सोच रहा है, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसमें हम प्रमुख पहचान कैसे करेंगे? तो हमारे होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो इसका आंसर होगा हमारा अपसारी चिंतन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, विधित पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका विधित पृष्ठभूमि, अलग अलग पृष्ठभूमि से तब बच्चे आते हैं कक्षा के अंदर, तो अध्यापक को क्या संबोधित करना चाहिए? नंबर फर्स्ट, विधि संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नो, बात क्यों टालोगे? तो अगर कोई बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है, कोई भी बात चल रही है, तो आप उसकी बात थोड़ी ना टालोगे, तो रॉन्ग आंसर ये नहीं है। सेकेंड है विधित विन्यास से उदाहरण लेना, दिस इज़ करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं और पॉइंट देखते हैं, इनमें बेस्ट कौन सा होगा। थर्ड, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना, तो आपका थर्ड नो, करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर। फोर्थ है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना जो नकारात्मक रूढ़िवादी धारणा को मजबूत करते हैं, तो नकारात्मक रूढ़िवाद को हमें मजबूत थोड़ी ना करना है, दिस इज़ रॉन्ग आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है विधित विन्यास से उदाहरण लेना, मतलब कि अलग अलग तरह के तब हम उदाहरण देंगे तो हर तरीके का बच्चा जो है उस चीज़ को सीख पाएगा। ओके, अलग अलग तरीके से बच्चों को एग्जाम्पल दे के बताना, जो मंद बुद्धि वाला है वो दूसरे एग्जाम्पल से समझेगा, जो तेज़ बुद्धि वाला है वो इजीली समझ लेगा। तो हर तरीके के काफ़ी सारे एग्जाम्पल देने चाहिए किसी चीज़ को समझाने के लिए, कि बच्चा उसको इजीली समझ सके, हर तरीके का बच्चा जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आया है। तो इसका आंसर होगा आपका विधित विन्यास से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें 18, तो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ठीक है, कि जो समस्या समाधान है, समस्या जो है उनका समाधान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? फैसिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कैन फैसिलिटी। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। नो, लगातार अभ्यास करके नहीं, ऐसे थोड़ा है कि हम 2 × 2 = 4 इसी का ही अभ्यास कराते रहें, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नो। सेकंड है हमारा, समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, फिक्स प्रोसेस, कोई भी फिक्स प्रोसेस हमें यूज़ नहीं करना। ये थोड़ी ना है कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ हम यही सॉल्यूशन करेंगे या यही प्रोसेस करेंगे, फिक्स जो हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थर्ड है आपका समरूपता के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये हो सकता है आपका। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी को डर की भावना पैदा करके, विद्यार्थी में अगर हम डर की भावना पैदा कर देंगे तो हमारी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा हमारा ये, समरूपता के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर।
तो समरूपता एनालॉजिक से मतलब है आपका कि कोई बच्चा है वो किसी फील्ड में जा रहा है, उसको किसी फील्ड से किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो हम उसको उसके समरूप ही हम क्या दे सकते हैं, उसको एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई ऐसी प्रॉब्लम किसी एक बंदे को ऐसे भी आई थी, उसने इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला था। तो समरूपता के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर ही हम समस्या समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। में क्या है हमारा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की जो प्रेरणा है उसको कायम किस तरीके से हम रख सकते हैं। तो फर्स्ट है बच्चे को दंड देकर नहीं, बच्चे को हम पनिश्ड करके हम अभिप्रेरित थोड़ा ना कर सकते हैं, कायम थोड़ा ना रख सकते हैं अधिगम को, नो। सेकंड है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये हो सकता है। थर्ड, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बच्चे को आसान क्रियाकलाप देकर, इजी तरीका देकर बच्चे को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। थर्ड आपका यंत्रवत याद करने पर जोर देना, फिक्स रोट, जहाँ रोट आ जाए वहाँ तो आपको करना ही नहीं है। अगर इसके साथ नहीं आता है तो आपका आंसर में आता, लेकिन इसमें रोट मतलब कोई भी चीज़ रटना, याद रटने पर जोर देकर हम नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज़ ये प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसमें हमारा फोकस लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें फर्स्ट आना है क्लास में या हमें ये चीज़ करना है, नो। हमें क्या है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज ग्रहण करनी है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज मिलनी चाहिए। फर्स्ट आना ही हमारा मोटिव या लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए कि हम कुछ सीखें। तो इसका आंसर होगा आपका 2। ठीक है, अब है आपका 20 क्वेश्चन। शर्मिंदगी, फर्स्ट का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता, सेकंड का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज़ ये कि शर्मिंदगी का जो संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ओके, इस थर्ड है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नहीं, शर्मिंदगी जो है प्रभावशाली नहीं होती। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबारता पैदा करनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हुआ आपका, आंसर है इसका सेकेंड, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। फर्स्ट, विषय वस्तु को स्वतंत्र याद करना, तो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, रूट मतलब क्या नाम है, हम उसको रट के तो याद करना, रटना, तो ये तो हो ही नहीं सकता प्रभावशाली। ठीक है, सेकंड है संकल्पना के बीच संबंध खोजना, ये हो सकता है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये भी नहीं हो सकता कि बिना ऑब्जर्वेशन के बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये भी नहीं हो सकता। अनुकरण या नकल करना या दोहराना, ये भी प्रभावशाली तरीका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही होगा, करेक्ट आंसर आपका यही होगा कि संकल्पना के बीच संबंध खोजना, कि हमने, तो इसमें आपका यही है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़ना। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे थे और क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि जीन प्याजे है या कोई भी है आपका, तो उसका नाम नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। तो संकल्पना के बीच संबंध खोजना ही आपका प्रभावशाली माध्यम है अध्यापन अधिगम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है हमारा। 22 क्वेश्चन है हमारा कि एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटि का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ये है कि टीचर को देखना चाहिए कि छात्र की त्रुटि, कि छात्र क्या त्रुटि कर रहा है, क्या उसको कठिनाई आ रही है, क्या गलतियां कर रहा है, तो उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में आंसर क्या होगा इसका। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करता है। नहीं, अब हमें बच्चों को दंड देने के लिए थोड़ी ना कि हमें उसकी त्रुटि का विश्लेषण करना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे है इसमें, त्रुटि की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो, ये हो सकता है।
थर्ड, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्र को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ये भी गलत है। ये थोड़ी ना है कि जो बच्चा ज़्यादा त्रुटि कर रहा है और एक बच्चा कम त्रुटि कर रहा है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो कि ये बच्चा यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा। ये भी गलत है। 4, अधिगम केवल त्रुटि के शोधन पर निर्भर करता है। जहाँ केवल आ जाए त्रुटि के शोधन पर निर्भर करता है, ये भी गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड, त्रुटि की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में आपका आता है, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब फर्स्ट ऑप्शन, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सेकंड, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। थर्ड, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसमें बच्चे को सीखने में कठिनाई कब होती है? वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, इसमें भी कठिनाई नहीं हो सकती। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, इसमें भी कठिनाई नहीं हो सकती। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, इसमें भी नहीं हो सकती। तो कठिनाई किस में होगी कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करना है कि आज तुम्हें कुछ और पढ़ा दिया, छोटा टॉपिक मतलब कुछ भी, और नेक्स्ट डे आपको कुछ और पढ़ा दिया, लेकिन उन दोनों में आपस में कनेक्शन है ही नहीं। तो यहाँ आपको आके प्रॉब्लम आती है सीखने में कि आज कुछ और टॉपिक पढ़ाया, कल कुछ और टॉपिक पढ़ाया, उस पहले वाले टॉपिक को कंप्लीट ही नहीं कराया, उन टॉपिक को आपस में जोड़ोगे तो उसमें प्रॉब्लम आपको आएगी ही। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो आपका है फर्स्ट ऑप्शन है कि उत्तेजना, उच्च भय। तो हमारी उत्तेजना, उच्च उत्तेजना मतलब कि हाई एरोसल, तो हमारा हाई एरोसल नहीं होना चाहिए, ना हमें भय होना चाहिए कि अगर हम अधिगम मतलब सीखना, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें उच्च उत्तेजना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी एक्साइटमेंट में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। उच्च भय तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज़ को डर के कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे सेकेंड, उच्च भय आ रहा है तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फोर्थ, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, तो उत्तेजना तो होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, उत्तेजना होगी तभी तो तुम किसी चीज़ को सीख पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा उच्च वाली हो या निम्न उत्तेजना बिल्कुल भी ना हो, मीडियम होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका करेक्ट थर्ड। इसका आंसर होगा आपका थर्ड कि संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और भय उसमें नहीं होना चाहिए। वो होती है आपकी अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 आपका। 25 क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में फर्स्ट, बच्चों की भूमिका नहीं होती। सेकंड, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। थर्ड, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फोर, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। तो जहाँ बच्चों की बात आ जाए कि बच्चा सक्रिय है, भूमिका निभाते हैं, तो वही इसका आंसर है कि अधिगम की संरचना विचार यह सुझाव देती है कि ज्ञान की संरचना में जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो क्या होने चाहिए? सक्रिय भूमिका निभाएं, एक्टिव रहें, एक्टिव प्ले रोल करें वो। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। ऐसा नहीं है। फोर्थ में देखो, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर हो, पाठ्य पुस्तक पर भी निर्भर नहीं होने चाहिए कि हाँ सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर हो, और ऐसा भी नहीं है कि वो वयस्क पर, एडल्ट्स पे निर्भर रहें और बच्चे कोई भूमिका ना निभाएं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि बच्चे का रोल तो होना चाहिए ना। तो जो रोल होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए कि बच्चा इसमें एक्टिव रहे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका, करेक्ट आंसर है इसमें आपका थर्ड, ये बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है। 26 है आपका क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कौन सी धारणा उपयुक्त है? देखो, फर्स्ट है योग्यता सुधार्य, ये हो सकता है। योग्यता अटल फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयासों से फर्क पड़ता है, इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर। असफलता अनियंत्रितता, ये भी नहीं है, असफलता नहीं होती। तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए योग्यता सुधार्य, एबिलिटी ऑफ इम्प्रूवेबल। ठीक है। तो 27 है आपका, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यालय में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है?
तो इसमें यह है कि विद्यार्थी को कोई भी कॉन्सेप्ट दिया जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट दे दिया तो उस कॉन्सेप्ट में कैसी किस तरीके से एक बढ़ोतरी होगी, क्या चीज़ ऐसे करे विद्यार्थी कि उसके कॉन्सेप्ट में बढ़ोतरी हो। ठीक है, फर्स्ट है आपका इसमें प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, कंपटीशन। तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हम कंपटीशन के को बेस बनाकर तब हम कर रहे हैं कि हमें कंपटीशन करना, हमें इससे ज़्यादा नंबर लाने, या किसी चीज़ में कंपटीशन करना। हर चीज़ कंपटीशन से नहीं सॉल्व होती। तो बढ़ोतरी करने में सहायक कॉन्सेप्ट में बढ़ोतरी करने में सहायक कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, सेकंड है आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। हमारा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक पे ही केंद्रित हो हमारा शिक्षा शास्त्र, नो। फिर हमारा थर्ड बारंबारता परीक्षा। ऐसा भी नहीं है कि फ्रिक्वेंसी में हम एग्जामिनेशन करे जा रहे हैं, बारंबार परीक्षाएं हुए जा रही हैं हमारी, तो वो भी हमारी बढ़ोतरी में सहायक है। फोर्थ है हमारा अन्वेषण और स्वाद, मतलब इंक्वायरी ऑफ डायलॉग्स। तो आपका आंसर रहेगा अन्वेषण, कि बच्चा कहाँ एक्टिव है, बच्चा यहाँ एक्टिव है, कि बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, कोई डायलॉग्स दे रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह व्यक्ति वाक् क्या दर्शाता है। तो यहाँ आपका व्यक्तिगत वाक से मतलब है प्राइवेट स्पीच की, खुद से ही बात करना। तो इसमें आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता ये भी नहीं है, आत्मकेंद्रिता ये भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक ये भी नहीं है। तो इसका होगा स्वयं नियमित, सेल्फ रेगुलेट, कि वो खुद को क्या करती है, सेल्फ रेगुलेट करती है। इससे क्या होता है, बच्चा खुद को गाइड कर पाता है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेट के माध्यम से, स्वयं नियमन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा विद्यार्थी को नामांकित करके, सेकंड है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थी को विभाजित करके, थर्ड है विद्यार्थी की ज़रूरत आवश्यकता की पहचान करना, फोर्थ है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान। तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। इसमें यह है मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य, मतलब कि जो हम बच्चे को टेस्ट देते हैं उसका उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन पद्धति का उद्देश्य है क्या। इसमें क्या है, विद्यार्थी की सही पहचान करना, विद्यार्थी की ज़रूरत और आवश्यकता की सही पहचान करना ही इसमें करेक्ट आंसर इसका रहेगा। जैसे कि आपने बच्चों का टेस्ट लिया, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, टेस्ट लिया जिसमें उसके कुछ मार्क्स कटे, मीन्स 10 में से 8 मार्क्स आए या 5 आए, तो उसके 5 मार्क्स कटे, वो क्यों कट रहे हैं, किस रीज़न से कट रहे हैं, जिस क्वेश्चन पे कट हो रहा है, जो क्वेश्चन गलत कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्यों हो रहा है उसका, तो उसकी ज़रूरत और उसकी आवश्यकता की पहचान करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका CDP का। लास्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है, केवल आनुवांशिकता से, केवल तो आना ही नहीं है, केवल पर्यावरण से ये भी नहीं है, ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4, आनुवांशिक और पर्यावरण की दोनों पारस्परिक क्रियाओं से। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन CDP के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चन, दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हम CDP के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके CTET में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनको मैंने थोड़ा डीपली बताया है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएंगे, लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगी, डायरेक्ट कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, कि शायद इसमें से कोई क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, ये वीडियो होती है हमारी यहीं ख़त्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।